हेलो स्टूडेंट्स, आज बीएससी पार्ट थर्ड में हम पेपर सेकंड के अंदर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। जैसा कि हमने पहले वाली क्लास में समविभव बिंदु या आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में अच्छे से डिस्कशन किया था, आज हम देखते हैं कि इसी के बेस पे आपका यह इलेक्ट्रोफोरेसिस कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसको समझने के लिए हम एक सिस्टम को कंसिडर करेंगे जिसमें देखिए वैद्युत कण संचलन व अमीनो अम्लों का क्रोमेटोग्राफी द्वारा आइसोलेशन किया जाएगा। जैसे हम जानते हैं कि समविभव बिंदु पर अमीनो अम्लों की विलेयता न्यूनतम होती है और समविभव बिंदु पर अमीनो अम्लों के कम विलयशील द्विध्रुवीय आयनों की सांद्रता अधिक होती है, अतः विलेयता न्यूनतम होती है। जबकि विलयन को अगर हम क्षारीय या अम्लीय कर दें तो अमीनो अम्ल क्या हो जाएगा, अधिक विलयशील धनायन और ऋणायन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और उस समय उसकी विलेयता बढ़ जाएगी। और इसी टाइप के गुण को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा समझते हैं। अब जैसे कि हम इस सिस्टम को कंसीडर करते हैं, तो इसमें देखिए कि यह एक कैथोड और एनोड का एक सर्किट बनाया हुआ है जिसमें आपके अमीनो अम्लों का मिश्रण एक इस ट्यूब में इस तरह से भरा हुआ है, ठीक है। और अमीनो अम्लों का आपने एक पॉइंट लगाया है। साथ में अब क्या होगा कि बफर विलन में डूबा हुआ फिल्टर पेपर भी आपने इसमें सेट कर रखा है। तो विभव लगाने से पहले तो आपका यह सिस्टम रहेगा, लेकिन जब आप इसमें विभव लगाओगे तो उसके बाद में क्या हुआ कि इस अमीनो अम्लों का जो मिश्रण का जो पॉइंट था उससे अलग अलग बैंड के रूप में अमीनो अम्ल इसमें से डिफरेंट अलग अलग जोन में मिल जाएंगे, है ना। उनके अलग अलग क्रोमेटोग्राफिक मेथड के थ्रू ये अलग अलग हो जाएंगे। तो इससे विभिन्न अमीनो अम्ल जो होंगे समविभव बिंदु से कम या अधिक पीएच पर आयनिक फॉर्म में रहते हैं और इस बिंदु से अधिक पीएच पर यानी क्षारीय इसके ऋणायनी और कम पीएच पर धनायनी रूप पाए जाते हैं। अतः अमीनो अम्लों के मिश्रण से समविभव बिंदु के अतिरिक्त किसी अन्य पीएच पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अमीनो अम्ल क्या होंगे, किसी इलेक्ट्रोड की ओर चलने लगेंगे। यदि फिल्टर पेपर पर आप अमीनो अम्ल की एक बूंद रखकर इसको एक पीएच बफर वाले में डिप कर देते हैं तो हम देखेंगे कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अमीनो अम्ल इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेंगे और अलग अलग रूप से एकत्र हो जाएंगे और हमें यह एक बैंड के रूप में मिल जाता है। अब इसके बेस पे अमीनो अम्लों की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करेंगे। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम ले रहे हैं, तो इसमें हमने डिवाइड कर लिया है कि इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अमीनो ग्रुप है, तो इनके बेस पे इनको हम डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ले रहे हैं अमीनो ग्रुप की रिएक्शन। इसमें फर्स्ट है कि क्षारीय अमीनो समूह के कारण ये वाला प्रबल अकार्बनिक अम्ल, ठीक है ना, के साथ मिलके ये क्या करेंगे, सॉल्ट बनाएंगे। तो इसका H आयन इस अमोनिया की तरफ आ जाएगा और यह है इसका ग्लाइसिन हाइड्रोक्लोराइड टाइप से एक प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त होगा। इसी तरह से एसिटिल क्लोराइड के साथ ये क्या करेंगे, एसिटिल व्युत्पन्न का निर्माण करेंगे। तो आपको एसिटिल एलेनिन प्रोडक्ट के रूप में मिल जाता है। नेक्स्ट है नाइट्रस एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करवाने पर इसका अल्फा हाइड्रोक्सी अम्ल प्राप्त हो जाएगा। इसके अमीनो ग्रुप की जगह हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा। क्लोरोफॉर्म व एल्कोहलिक KOH के साथ ये कार्बिलएमिन परीक्षण देते हैं। कार्बिलएमिन परीक्षण के दौरान ये देखिए कि आइसोसाइनाइड का निर्माण करते हैं। यह 1 मॉलिक्यूल क्लोरोफॉर्म, 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोक्साइड पोटेशियम और इस तरह से आपको ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब है उदासीन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ संयुक्त होकर यह आपके क्या करेगा, मैथिल व्युत्पन्न बनाते हैं। ये देखिए इसमें से वाटर मॉलिक्यूल
निकल जाएगा और आपके मेथिलीन अमीनो अम्ल प्राप्त होता है। साथ ही इसमें हम देखते हैं कि हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अगर आप इसको गर्म करेंगे तो इसके अमोनिया ग्रुप निकल जाएगा और कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा। इसमें मेन कंपाउंड में देखिए 3 कार्बन एटम है तो आपके प्रोपियोनिक एसिड मिल जाता है। नेक्स्ट इसमें आती है हम कार्बोक्सिल समूह की रिएक्शन। कार्बोक्सिल समूह की रिएक्शन में देखते हैं हम कि अम्लीय कार्बोक्सिल समूह जो है यह क्या करेगा, क्षार के साथ करके लवण बनाएगा, सोडियम सॉल्ट बना लेगा, है ना, और वाटर मॉलिक्यूल इसमें रिलीज होगा और ये एक तरह की उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। इसी तरह से PCl5 के साथ क्रिया पोटेशियम पेंटाक्लोराइड ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन करके ये क्या करेगा, इसके क्लोराइड व्युत्पन्न बनाएगा और POCl3 या ये इस तरह के बाय प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में इस अम्ल क्लोराइड का व्युत्पन्न बन जाएगा। जैसे PCl5 के साथ क्रिया तो इसी तरह से हाइड्रोजन क्लोराइड में अगर इसका एसिटिल व्युत्पन्न रिएक्शन करे तो आपके इसके अमोनियम आयन से आयनिक फॉर्म में यह प्रोडक्ट मिल जाते हैं। अब शुष्क आसवन करने पर अथवा बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको अगर आप हीट करोगे तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड या विकार्बोक्सिलीकरण हो जाता है। तो आपके देखिए यह मेथिलएमीन और बेरियम कार्बोनेट इसमें प्रोडक्ट्स के रूप में बनते हैं। नेक्स्ट इसमें रिएक्शन है अमीनो व कार्बोक्सिलिक दोनों ग्रुप की रिएक्शन। तो ये विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल ऊष्मा से भिन्न भिन्न प्रकार से प्रभावित होंगे। जैसे अल्फा अमीनो अम्ल, क्योंकि इसमें अल्फा एटम पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यह अल्फा अमीनो एसिड है, ठीक है। यह अल्फा अमीनो अम्ल गर्म करने पर क्या करेंगे, चक्रीय एनहाइड्राइड डाइकीटोपिपरेजीन बनाते हैं। तो इसमें से 2 वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। कौन कौन से, यहाँ से और यहाँ से, और यह डाइकीटोपिपरेजीन मिल जाएगा। इसी तरह से बीटा अमीनो अम्ल है ना, बीटा अमीनो अम्ल को गर्म करने पे क्या होगा, असंतृप्त अम्ल, यानी ये अमोनिया मॉलिक्यूल निकल गया और असंतृप्त अम्ल इसका एक्रिलिक एसिड इस तरह से हमें प्राप्त हुआ। अब इसमें है कि गामा, अल्फा देख लिया, बीटा, अभी गामा। गामा अमीनो अम्ल को गर्म करने पर इसमें आंतरिक एनहाइड्राइड लैक्टम बनता है। साइक्लिक प्रोडक्ट इसका हो गया डेल्टा अमीनो अम्ल या लंबी श्रृंखला वाले अमीनो अम्ल भी गामा अमीनो अम्ल की तरह ही व्यवहार करते हैं। दूसरा है कि इसमें आपके 2 अमीनो अम्ल जो है भारी धातु आयनों के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, कीलेट। देखिए कि यह अमीनो एसिड है, यह भारी धातु आयन का ऑक्साइड है। इसके साथ अगर इसके 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन करें तो ये इस टाइप की साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है जिसको कीलेट संरचना कहते हैं। जैसे ये ग्लाइसिन है, इसको कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म किया तो यह इसका जो कीलेट कॉम्प्लेक्स होगा वह नीले सुई के आकार का क्रिस्टल होगा और इसमें ये देखिए कार्बन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ से इससे रिलेट हो रहा है और अमोनिया ग्रुप के साथ ये किस टाइप का कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इसका यहाँ से और एक यहाँ से, और इसमें सीधा डायरेक्ट इसमें बॉन्डिंग इसकी शो हो रही है। तो इस तरह से यह इसमें रिएक्शन कर रहा है। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने स्टडी किया कि सबसे पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होगा, कि विभव लगाने पर समविभव बिंदु के ऊपर या नीचे की पीएच पर अगर आप विभव लगाते हो तो अमीनो एसिड का हमने क्रोमेटोग्राफिक विधि के द्वारा इसके आयनों का मूवमेंट हुआ जिससे हमने अलग अलग बैंड प्राप्त किए। साथ ही इसमें देखा हमने कि अमीनो अम्ल में चूंकि अमीनो ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो इसकी रिएक्शंस को हमने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया।
सबसे पहले इसमें हमने ली है कौन सी, अमीनो ग्रुप की रिएक्शंस, फिर हमने ली है क्षारीय ग्रुप की रिएक्शन, और साथ में हमने दोनों की सम्मिलित रूप से जो जो रिएक्शन होती है उनको स्टेप वाइज कंसीडर किया है। और यह आपके इसमें समविभव बिंदु के बारे में इसमें शॉर्ट नोट बन जाते हैं। ओके, थैंक यू।